समझे कैसे कि रीडेवलपमेंट का समय आ चुका है। कि आपकी बिल्डिंग्स में कई क्रैक्स नजर आएंगे। आइडियल बिल्डिंग जो बनती है आजकल उसमें लाइफ एवरेज क्या इमेजिन कर सकते पहले तो आपने उसे सेलेक्ट किया तो आपको उसे कंसेंट लेटर देना पड़ेगा। हैं। करेक्ट। अभी डिमोलिशन चालू हो गया तो मैं जाऊंगा कहाँ रहने। एफएसआई बेसिकली है क्या उस FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स। रीडेवलपमेंट ये नाम सुन के ही काफ़ी लोग स्पेकुलेशंस करने लग जाते हैं और डरने लग जाते हैं कि अपनी बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट आखिर करे कैसे। सो इसके आज बहुत सारे हम बेसिक्स कवर करने वाले हैं जिसमें आप के सारे सवाल जो है मैं पूछने वाला हूं राजेश जी से। सो राजेश जी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट करने जा रहे हैं, सोसाइटी रीडेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि समझे कैसे कि रीडेवलपमेंट का समय आ चुका है। वो सोसाइटी मेंबर्स को तो अपने आप समझ आएगा क्योंकि आपकी बिल्डिंग्स में कई क्रैक्स नज़र आएंगे। आपको रिपेयर की ज़रूरत महसूस होगी। करेक्ट। मेंटेनेंस रेगुलर निकलते रहेंगे। बराबर। तो मेंटेनेंस का बिल जब अपने कैपेसिटी जो हमारा मेंटेनेंस फंड होता है उससे ज़्यादा होने लगे तो रीडेवलपमेंट करने का ज़रूरत है, ये समझ जाता है। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्डर खुद ही बता देता है कि यार 50 साल बिल्डिंग को कुछ नहीं होने वाला है और 20 साल में हमें ऐसा लगने लग जाता है ये तो हालत अच्छी नहीं चल रही बिल्डिंग की। तो ऐसा समझा जाए कि रीडेवलपमेंट का समय आ चुका है या फिर मे बी छोटे मोटे क्रैक्स प्लास्टर में भी एरर हो सकता है। देखिए मैं जैसे आपको बताया, आप रिपेयर का जब आपको ऐसा लगे कि रिपेयर करने की ज़रूरत है, एक तो बिल्डिंग को जब हैंडओवर होता है उसके बाद रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। साफ़ सफाई और मेंटेनेंस का भी एक शेड्यूल रहता है। जैसे हर 5-6 साल में आपको बाकी सब मेंटेनेंस की चीज़ें, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, थोड़े बहुत क्रैक, 7-8 साल बाद, हर 8 साल बाद बिल्डिंग को एक बार रीपेंट, ये सब करते रहना पड़ता है ताकि बिल्डिंग मेंटेन ज़्यादा साल रहती है। लेकिन 20-25 साल बाद अगर आपको ऑब्जर्व होने लगे तो आप कोट मंगाते हैं उसको रिपेयर का। करेक्ट। तो जो रिपेयर का कोट है वो बहुत ज़्यादा हुआ तो सोसाइटी मेंबर्स मिलके ये सोच सकते हैं कि रीडेवलपमेंट करें। करेक्ट। सो एक आइडियल बिल्डिंग जो बनती है आजकल उसमें लाइफ एवरेज क्या इमेजिन कर सकते हैं हम। एवरेज अगर बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है तो 50-60 ईयर्स होना चाहिए जी। अगर कंस्ट्रक्शन थोड़ा मीडियोकर है तो 35 ईयर्स एवरेज लाइफ होती है। दैट्स ग्रेट। सो सबसे अभी इम्पॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है कि हाउ टू नो कि हम ये रीडेवलपमेंट चालू कैसे करें, क्योंकि वी आर स्टेइंग देयर, वो हमारा घर होता है, हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो किसके पास जाएं और कैसे शुरू करें ये सब। जनरली रीडेवलपमेंट जब आप करते हैं तो आप खुद से पहले तो सोसाइटी मेंबर्स मिलके एक रीडेवलपमेंट कमेटी बनानी चाहिए आपको। ओके। तो आप उनमें से कुछ सोसाइटी के जो सीनियर मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं जी। कुछ जानकार लोग भी हो सकते हैं जी। से ट्रेजरर जो चेयरपर्सन है उनमें से भी एक हो सकता है उस कमेटी में। और कमेटी में एक स्पेशलिस्ट जिसे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर या किसी रीडेवलपमेंट या इंटीरियर्स के बारे में मालूम है, वो एक बंदा हो सकता है। Correct. ये कमेटी बनने के बाद आपको अप्रोच करना चाहिए PMC के पास, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास। ओके। या आपको किसी एक्सपीरियंस रीडेवलपमेंट आर्किटेक्ट के पास जाना चाहिए। जी। तो इनसे एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेनी चाहिए और इन्हें एज ए कंसल्टेंट आपको अपॉइंट करना चाहिए। Okay. फिर ये आपको गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरीके से आपको टेंडरिंग करना है और कॉन्ट्रैक्टर या डेवलपर शॉर्टलिस्ट करना। सो जो आर्किटेक्ट हम अपॉइंट करेंगे वो ही आर्किटेक्ट भी डेवलपमेंट करता है या फिर ये दोनों जो पर्सन है वो दोनों अलग अलग है। ये डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जनरली आर्किटेक्ट्स तो नहीं करते ये काम। PMC जो रहती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इनसे जो रिपोर्ट आती है इनके बेसिस पे डेवलपर्स करते हैं। सो ये जो PMCs होते हैं वो बेसिकली आर्किटेक्ट्स होते हैं। सो इसके बाद क्या, मतलब आर्किटेक्ट्स का प्लान लेके हमें कहीं जाना होगा या फिर वो ही सजेशन कर देंगे कि कहाँ जाना है। एक्चुअली PMC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक पूरी फर्म डेडिकेटली रीडेवलपमेंट की तरफ लगी होती है। इनके पास आर्किटेक्ट्स होते हैं, इनके पास स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर या डिज़ाइनर होते हैं जिन्हें स्ट्रक्चर की समझ है। इनके पास वकील होते हैं जिन्हें रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में लीगैलिटीज़ की समझ है। तो ऐसी एक टीम होती है इनके पास और ये लोग
दूसरे डेवलपर्स की तरफ, मतलब एक्चुअली आपको जाना नहीं है, वो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, उस बेसिस पे वो आपको बताते हैं कि फिजिबिलिटी क्या है। Correct. और उसके बाद आप टेंडरिंग करते हो न्यूज़पेपर में, आप एक एडवर्टाइजमेंट देते हो कि हमें रीडेवलपमेंट करना है और इसके लिए आप ओपन टेंडर करना, ये मैंडेटरी है। ओके। आपको ओपन टेंडरिंग करना ही है इस पे। जब ये ओपन टेंडर आउट होता है तो इसके ऊपर न्यूज़पेपर से लोग, डेवलपर्स आपको अप्रोच करते हैं जी। और इनके टेंडर बिड खुलते हैं। ओके। उस फिर एलिजिबिलिटी ऑफ डेवलपर और जो L1 है, जो लोएस्ट है, या जो अच्छा आपको समझ में आ रहा है हमको। समझ में आ रहा है, उस हिसाब से आप उसे अपॉइंट करते हैं। इस पे मुझे क्विक दो सवाल आ रहे हैं। एक तो पहला कि ये जो डेवलपर का चुनाव करने का जो टेंडरिंग प्रोसीजर है, इसके लिए मुझे अपने लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी? नहीं, ये सब इंडिपेंडेंट, अभी तक कोई परमिशन की बात नहीं आई है। जब आप वहाँ रीडेवलपमेंट करते हो तो डेवलपर आर्किटेक्ट अपॉइंट करके फिर परमिशन लेते हैं BMC से ओके। आपके प्लान का। अभी ओके। तक ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ही फंक्शन कर रही है अपना काम करवाने के लिए। इट इज़ एन सोसाइटी मैटर टिल नाउ। सो ये PMC, जो दूसरा सवाल मैं पूछ रहा था, ये PMCs कितना आसान है ढूंढना या कितना मुश्किल है, कैसे पहचानेंगे उन्हें? ये PMCs तो बहुत सारे लोगों की पहचान है, या इंटरनेट पे जो आपको PMCs सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। नहीं तो बहुत लोग पहचानते भी हैं थ्रू वर्ड आल्सो, यू नो, या आर्किटेक्ट्स भी जो पहचान के हैं वो भी PMC तक कांटेक्ट रखते हैं। जब इस डोमेन में जो लोग काम करते हैं उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको दे मिल विल जाता है। गाइड इन दिस Yeah. सेगमेंट। सो दैट्स ग्रेट। अब हम आते हैं कि अगर समझ लीजिए हमने या तो लोवेस्ट को सेलेक्ट कर लिया, या फिर हमने जो बेस्ट हमें समझ में आया, जिसका अच्छा लगा हमें कॉन्सेप्ट, उसको हमें देना है अगर, सो अभी क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होगा? देखिए, ये आप सजेस्ट या सेलेक्ट करने के लिए भी PMC गाइड करती है आपको। जब ये टेंडर ओपन होते हैं, सोसाइटी की कमेटी मेंबर, जो रीडेवलपमेंट कमेटी मेंबर है, वो बैठते हैं और PMC वाले बैठते हैं। ओके। तो उसके बाद PMC एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाती है, एक एक्सेल स्टेटमेंट जैसे, कि ऐसे पकड़ लेते हैं एक 800 स्क्वायर मीटर की सोसाइटी है थाना में, जिसका रीडेवलपमेंट है, तो उसके लिए ऐसे पकड़ लेते हैं 7 बिड आए, तो 7 बिड्स में हो सकता है PMC अपना रिसर्च करके आपको 2-3 बिड ऑन बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपर खारिज कर दे। 1-2 बिड ऑन फिनेंशियल कैपेसिटी पे वो शायद नहीं बोले, और फिर जो कंपैरिजन करना है लास्ट 3 बिड्स पे, उसमें फिर कॉस्टिंग कंपैरिजन, हिज क्रेडेंशियल कंपैरिजन्स एंड वॉट एवर डिलीवरेबल कंपैरिजन्स होते हैं, ये कंपैरिजन पे वो सोसाइटी को समझाते हैं कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है, कौन बेस्ट है, उनके सजेशंस देते हैं। एंड में कमेटी मेंबर्स जो हैं वो उनका कॉल लेके सेलेक्ट करते हैं। सो PMCs पे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, फिर हम डेवलपर की तरफ जाएंगे। सो ये बेसिकली PMCs कितना चार्ज करते हैं अब तक, जो इस प्रोसेस में हम जानना चाह रहे हैं? ये डिपेंड करता है PMC को आप कहाँ तक इन्वॉल्व करते हो। जनरली PMC को टेंडरिंग तक आप इन्वॉल्व करके वहाँ पे भी उनका रोल फिनिश करके एक अलग एजेंसी को अपॉइंट कर सकते हो। आपको आर्किटेक्ट के हो या किसी स्ट्रक्चरल ऑडिटर को या साइट सुपरवाइज़र को उसके आगे कर सकते हो। आपको अगर कोई बड़ी PMC आपने ली है तो इस टेंडरिंग प्रोसेस समझने तक भी PMC अपॉइंट कर सकते हो। जी। तो यहाँ तक का फीस अलग होगा, एक लमसम आप तय कर सकते हो फीस। जनरली अगर PMC आपको एंड तक रिजल्ट, जब तक डेवलपर आपको पोजीशन नहीं देता, तब तक आप अगर उन्हें अपॉइंट करते हो, जो कि आइडियल है, अगर करते हो तो एक परसेंटेज होता है टोटल इसका, से 1.5 या 1% या कुछ एक परसेंटेज रेशियो होता है ओवरऑल रीडेवलपमेंट कॉस्ट का या ओवरऑल कंसल्टेंसी कॉस्ट का। स्क्वायर फुट जितना काम हो रहा है उसके ऊपर वो डिराइव होता है कि कितना परसेंट होना है। से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस पूरे प्रोजेक्ट का एक 10 करोड़ है या 5, 7, 8 करोड़ है, तो उसके परसेंटेज पे होता है 1.5, वो निगोशिएट हो जाता है, उतना ही रहता है। सो दैट इज़ ग्रेट। अभी हम आ जाते हैं डेवलपमेंट मोड में। अगर हमें रीडेवलपमेंट चालू करना है तो सबसे पहला चीज़ क्या हम एक डेवलपर से लेंगे? पहले तो आपने उसे सेलेक्ट किया तो आपको उसे कंसेंट लेटर देना पड़ेगा। करेक्ट। कि हमने आपको सेलेक्ट किया है। जी।
उसके बाद उससे कुछ प्रॉमिसिंग नोट्स लेना पड़ेगा एक एमओयू के पहले कि आप ऐसे ऐसे देने वाले हो डिलीवरेबल, तो उसके लिए एक उनसे कुछ प्रॉमिसिंग नोट्स लेना पड़ेगा। फिर एक डेवलपमेंट या एमओयू एग्रीमेंट बनेगा आपका, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे आप आपके इंडिविजुअल सोसाइटी अपने लीगल वकील को दिखाएगी जी। तो अगर पीएमसी आपने कंटिन्यू की है तो पीएमसी ध्यान देगी उसके ऊपर, और वो टर्म्स आपके साथ बात करेगी, और कुछ अगर ऑब्जेक्शन होंगे या ऑब्जर्वेशंस होंगे तो डेवलपर के वकील को बात करके वो टर्म्स आप डाल देंगे उस एमओयू में जी। और उसके बाद आप उसे प्लान पासिंग का प्रोसीजर, जो प्लान वो डेवलपर ने आपको फिजिबिलिटी जिस हिसाब से सोच के प्लानिंग किया है, वो प्लान पासिंग को वो डाल सकता है। ओके। जब आईओडी आता है किसी बीएमसी से या टीएमसी से, आईओडी एज एन इंटीमेशन फॉर डिसअप्रूवल, दैट इज जस्ट ए स्टेप बिफोर परमिशन, दैट इज इंटीमेशन फॉर कंस्ट्रक्शन जो रहता है कि परमिशन जो रहते हैं परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके जस्ट पहले आईओडी रहता है। तो टिल आईओडी इफ BMC or TMC or KDMC gives you an IOD, that means the plan is been checked. There are few conditions which are to be obliged or given. वो होते ही आपको परमिशन मिलेगा, आप काम चालू कर सकते हो। दैट इज जस्ट स्टेप बिफोर परमिशन। सो ये आने के बाद ही कैन गिव यू इंटीमेशन सोसाइटीज को कि आप वेकेंट कर दो, और उसके बाद डिमोलिश करके कंस्ट्रक्शन चालू हो सकता है। सो अभी हम डिमोलिशन की बात कर ही रहे हैं, तो बात कर देते हैं प्लान की। तो प्लान में क्या है कि अभी सबसे ज़्यादा सवाल तो इसी पे आता है कि मुझे क्या मिलने वाला है उसमें, क्योंकि अभी हम जिस जगह पे रह रहे हैं बहुत लोग चाहते हैं या तो उससे ज़्यादा मिले या तो उतना तो मिले जितना अभी है हमारे पास, और कुछ डेफिशिएंसीज है हमारे बिल्डिंग में, जैसे पार्किंग की कमी है या गार्डन की कमी है या फिर एमिनिटीज़ की कमी है, लिफ्ट की कमी है, तो वो सब भी पूरी हो जाए। तो ये सब कब नेगोशिएट होता है? जनरली द वेरी रीज़न फॉर गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट इज़ द सेम, कि आपके बिल्डिंग में कुछ तो कमी होती है, अदर देन द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट एंड द मेंटेनेंस पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, यू गेट एक्स्ट्रा एरिया इन रीडेवलपमेंट, यू गेट मॉडर्न एंड करंट एमिनिटीज से आपके बिल्डिंग में हो सकता है लिफ्ट ना हो, लेकिन अभी लिफ्ट मिल सकती है। यू गेट पार्किंग विच इज़ एन वेरी मैंडेटरी इन ऑल ओवर मुंबई नाउ। विदाउट इंडिविजुअल पार्किंग यू कैनॉट गेट बिल्डिंग परमिशन, मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट सारे मेट्रो सिटीज़ में होने ही वाला ही है आगे जाके। नहीं, ये है ही, हो गया है। मुंबई में 2034 के DCR में पार्किंग रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रेंजेंट है, तो आपको वो करने ही पड़ेंगे अभी। तो उस हिसाब से पार्किंग हुआ, आपके लिफ्ट लॉबीज़ हुए, आपके बाकी एमिनिटीज़ हुए। अगर आपकी बिल्डिंग थोड़ी बड़ी है, उसके स्क्वायर फुट एरिया बड़ा है, तो एमिनिटीज़ भी अच्छे मिलते हैं, जैसे स्विमिंग पूल, प्ले एरिया, अदर क्लब, जिम्नेजियम। तो ये सारे एमिनिटीज़ भी आपको इंजॉय करने को मिलते हैं इसमें। सो ये कब हमें डेवलपर हमें प्रपोज करेगा? इसके जब आप ये प्रपोजल उसे फाइनल करोगे, उसके पहले भी आप डेवलपर से, PMC के कंसल्टेंट से आप एक प्रेजेंटेशन मांग सकते हो जी। हम ऐसे पकड़ लेते हैं कि आपको जब वो एक स्टेटमेंट आता है, कंपैरिजन स्टेटमेंट PMC से, शॉर्ट लिस्टेड 2 या 3 डेवलपर्स का, भले कितने भी लोग टेंडर भरे, आखिर में आपको 2-3 को शॉर्टलिस्ट करना है। तो वो दोनों तीनों को एक परफॉर्मेंस का आप एक अवसर भी देना चाहिए एज ए सोसाइटी मेंबर्स। आप चाहिए तो एज कमेटी मेंबर्स या विथ अलॉन्ग विथ फ्यू सोसाइटी मेंबर्स यू कैन विजिट हिज ऑफिस और call him on society ground or society premises and tell him to give an presentation about what are his plans, the way he is going to redevelop the building. And in that meeting you can clarify one to one vocally कि मुझे क्या क्या चाहिए और आप क्या क्या दे रहे हो in terms of planning, in terms of amenities. So ये सारा चीज़ हमने समझ लिया, एंड नाउ डिमोलिशन के पार्ट पे आते हैं वापस। सो 2-3 जो डर एक इंडिविजुअल के मन में रहते हैं कि अभी डिमोलिशन चालू हो गया तो मैं जाऊंगा कहाँ रहने, एंड कितने समय तक मुझे बाहर रहना होगा,
एंड जो खर्चा आएगा उसका वो कौन देगा, या फिर मतलब उसमें कैसे असिस्टेंट मिलेगा हमें, तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा एक रोशनी डालिए। जनरली फिजिबिलिटी जब पूरे बिल्डिंग की हो जाती है जी। तो उसमें ये सारे चीज़ें केटर करना बहुत ज़रूरी है। एक है रेसिडेंट्स जो हैं उनका रेंटल, उनका Okay. शिफ्टिंग चार्जेस, हम्म। उनका ब्रोकरेज चार्जेस फॉर द रेंटल, एंड देयर व्हेन विल दे कम बैक, इफ the project is delayed, what will be the penalty, what will be the rental increment, that everything has to be catered by the society members का जो committee है उन्होंने, that should be pre negotiated, or the term should be clear with the developer on the day one, at the time of presentation सो itself. ये डेवलपर बेयर करेगा या हमें ही बेयर करना है? ऑफ कोर्स डेवलपर ही बेयर करेगा, ओके। सोसाइटी मेंबर्स ने बेयर नहीं करना है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बिल्डिंग डिलैपिलेटेड है या पुराना हो गया, आपको रीडेवलपमेंट मैंडेटरी हो गया Mandatory हो गया, है, yes. लेकिन आपका एफएसआई ओवर कंज्यूम्ड है। जो पुराना डेवलपर है उसने शायद 1-2 फ्लोर इलीगली बनाया है, या उस वक्त के बिल्डिंग नॉर्म्स अलग थे और उसने इलीगली बनाया, मतलब उसने उस हिसाब से बनाया Norms है। नहीं follow किए ढंग नॉर्म्स से। नहीं फॉलो किए, या नॉर्म्स कुछ अलग थे, आज वो नॉर्म्स आपको फिजिबल नहीं है। तो उस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आपको, दिस इज़ वेरी रेयर कि आपको नेगेटिव एरिया मिले, क्योंकि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट या एंटायर इंडियन गवर्नमेंट वांट्स रीडेवलपमेंट हो, आप अच्छा डेवलप करके अच्छे घर बने, तो इसीलिए वो एफएसआई का पिछली बार से एफएसआई बढ़ा ही है अभी। ओके। तो आपको ये तो बहुत रेयर है कि आपको नेगेटिव एरिया मिले, लेकिन जितना एरिया है उतना मिलना पॉसिबल है। जो जितना एरिया में आप रह रहे हैं उतना ही एरिया आपको मिल सकता है। अगर नेगेटिव भी जा रहा है तो आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या बीच में कुछ बार्टर सिस्टम करके डेवलपर से निगोशिएट कर। सो एफएसआई की बात कर रहे हैं हम। एफएसआई बेसिकली है क्या, उस पर थोड़ा सा हमें बताइए, एंड उसके साथ साथ ये भी बताइए कि रीडेवलपमेंट करते समय एफएसआई, अभी रिवाइज एफएसआई के ऊपर हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं उसका? एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स, हर जगह का कितना पोटेंशियल है ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। जी। इंडियन गवर्नमेंट, आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि एफएसआई 1 रखा जाए ताकि हम हॉरिजॉन्टली डेवलप कर सकें। सिटीज़ शुड नॉट बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड और गांव एक तरफ अलग से कॉन्सेंट्रेट ना हो, और डेवलपमेंट गाँव तक भी पहुँचे, जी। और मेट्रो सिटीज़ या सैटेलाइट टाउन्स या टाउन्स नियर टू सिटीज़ भी बने। करेक्ट। जैसे कि आज डोंबिवली, थाने या न्यू बॉम्बे, वाशी का जो डेवलपमेंट हुआ वो है ऐसा फैल रहा पूरा है। फैल जाए। जी। द डेवलपमेंट शुड बी हॉरिजॉन्टल, Correct. उसलिए एफएसआई कम रखा था, 1 रखा था, फिर इवेंचुअली 1.1 हुआ, 1.2 हुआ, दैट टू ऑन प्रीमियम, मतलब आपको पैसे देने हैं गवर्नमेंट को, बालकनी के या स्टेयरकेस के प्रीमियम भर के आप एफएसआई कर ले सकते हैं, या कैंटिलीवर्ड एफएसआई दिया जो फ्री ऑफ एफएसआई था, बालकनीज वर फ्री ऑफ एफएसआई जी। दैट टाइम विथ सर्टन परसेंटेज, 10% ऑफ द फ्लोर एरिया का बालकनीज वर फ्री ऑफ Free of एफएसआई। charge, okay. सो दैट वाज एन इंसेंटिव फॉर रीडेवलपमेंट अगेन इन अदर डीसीआर्स। अभी जो 2034 का जो DCR आया है इसमें फंजिबल एफएसआई आया है। जितना भी एरिया है सबके ऊपर आप मतलब द परसेंटेज ऑफ एफएसआई डिपेंड्स अपॉन द रोड इन फ्रंट ऑफ योर प्लॉट ओके। and what area exactly you are redeveloping and what area in terms of आप मुंबई सैटेलाइट टाउन में कर रहे हैं, मुंबई मेन टाउन मुंबई में कर रहे हैं, या सबर्ब्स में कर रहे हैं, या थाना रीजन्स में कर रहे सबका हैं। एफएसआई अलग 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 कर दिया है उन्होंने। Okay. तो इस हिसाब से एफएसआई डिफाइन किया है। यही हर जगह है, दिल्ली मेन में है, गुड़गांव एरिया में है, और बाकी सैटेलाइट एरियाज़ में है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने हर जगह, हैदराबाद, दिल्ली, यहाँ हर जगह किया हुआ है। जी। मैक्सिमम एफएसआई इस वक्त हैदराबाद में है,
उसके बाद मुंबई में है और फिर दिल्ली एरियाज़ में है। अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट्स में ही फ़र्क है, कहीं कहीं मुंबई में सबसे ज़्यादा FSI है। दैट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन एंड रोड, एज आई टोल्ड यू। सो रिवाइज्ड FSI से ये तो समझ में आ रहा है कि हम अभी और हाइट यूज़ कर सकते हैं अपने एरिया में जितनी पहले नहीं थी। एंड हाइट से मुझे इतनी बात एक वापस क्लिक हो रही दिमाग में कि मुंबई में या फिर जितने भी टाउन्स है इंडिया में, कोई भी मेट्रो सिटीज़ ले लीजिए, इतनी ऊंची नहीं है जितनी कि दुबई वगैरह इतने बड़े शहरों में है। अगर उनका FSI कैलकुलेट करें तो फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा है। तो वाई वी आर नॉट कम्पीटिंग दैट FSI? द मेन रीज़न इज़ नॉट येट नोन कि हम क्यों नहीं कर रहे, बट प्रवीण यू विल बी सरप्राइज, मुंबई में जब 3 FSI हुआ या कहीं कहीं दादर या डाउनटाउन में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, 4 तक टच करते हैं हम जी। SRA में ही 4 या 5 का FSI होता है। SRA स्लम रीडेवलपमेंट में होता है, तब जाके हम हाइट दे सकते हैं बिल्डिंग को। अगर हम बाकी जगह प्लॉट का एम्प्टी छोड़े तो ही लंबी जा सकती है बिल्डिंग। ओके, दैट इज़ बिकॉज 3-4 इससे ऊपर FSI नहीं है। स्लम में 3-4 है क्योंकि उनको स्लम में रीडेवलपमेंट है। करेक्ट। लेकिन बाकी एवरीवेयर इन अमेरिका, सिंगापुर, हर जगह पे FSI स्टार्ट्स फ्रॉम 5 to 15। तो आप सोचिए, आपका 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो 1500 स्क्वायर मीटर तो आप बना ही सकते हैं, या 10,000 तो आप बना ही सकते हैं। इतना आसान है। यहाँ 10,000 टच करने के लिए कम से कम प्लॉट का साइज 3,500-4,500 हज़ार तो होना चाहिए। ये जो आप नंबर्स का एग्जांपल दे रहे हैं, ये एक्चुअल बिल्टअप एरिया का टोटल है। करेक्ट है जी। सो अगर समझ लीजिए बुर्ज खलीफा जैसा बड़ा बिल्डिंग बनाना है हमें मुंबई में, तो वो कितना FSI होना चाहिए? देखो, फिर FSI अगर करंट FSI के साथ बनाना है जी, तो मैं बोलूँगा एरिया बहुत चाहिए। एकर्स में हमको प्लॉट चाहिए जिसके सेंटर में वो बिल्डिंग बनेगी, ताकि पूरा FSI उस एकर्स का उस बिल्डिंग में एक साथ आ जाए और फिर हम वो टावर बनाएं। तो इसीलिए दुबई में FSI बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 13 या कुछ FSI है, 13 FSI है वहाँ पे। तो बाकी पॉइंट मेरा ऐसा है कि बाकी फॉरेन कंट्रीज अदर देन इंडिया FSI रूल इज़ वेरी लीनियंट। वापस रीडेवलपमेंट का एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं कि ये रीडेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आजकल ही ज़्यादा सुनने में आ रहा है। एंड उसका क्या है कि शायद हो सकता है अभी ज़रूरत बन रही हो, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल रीज़न है इसका? एक तो बात यह है कि 2034 का जो DCR है वो लागू होने में गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम लग गया। आज से 3-4 साल पहले ही वो इम्प्लीमेंट हुआ है। उससे पहले उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे और उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे। तो इम्प्लीमेंटेशन को हर म्युनिसिपल ऑफिसर डर रहा था कि वो अलाउ करे कि नहीं, तो बहुत सारे फाइल रुके हुए थे उस वजह से। और ये जो DCR अभी आया है उसके पहले के DCR में FSI कम था, बहुत ही कम था। तो लोग रुके हुए थे कि कब ये DCR आएगा और कब हम रीडेवलपमेंट करेंगे। जैसे ही ये इम्प्लीमेंट करने हो गया, चालू हुआ, वैसे ही पूरे मुंबई में हर जगह रीडेवलपमेंट चालू हुआ। जी। एक आखिरी सवाल पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे अपने पर्सपेक्टिव से कि मैं ये कैसे इंश्योर करूँ कि मुझे जो मिल रहा है, वो जो प्रॉमिस्ड है, वो मुझे 100% मिलेगा। एंड वो कब तक मिलेगा, उसका एश्योरिटी कैसे मिले मुझे? ये एश्योरिटी आपको रीडेवलपमेंट जब आप डेवलपर फाइनल करते हो तो उसके बाद एक सोसाइटी के साथ एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के बाद उस डेवलपर ने इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स भी करना होता है जो आपको फ्लैट्स देने हैं। फ्लैट्स का एग्रीमेंट है, वो आप करवा लीजिए बस उस एग्रीमेंट के बेसिस पे, क्योंकि रजिस्ट्रार के सामने साइन होगा, एक एग्रीमेंट होगा, दैट इज़ मोर देन ए प्रूफ कि आपको फ्लैट मिलने ही वाला है। उसमें पेनल्टी क्लॉज डालिए अगर डिले है तो, सेम एज जो नया बिल्डर के साथ हम डील करते हैं वैसे ही। करेक्ट। दैट्स अमेजिंग। सो आई थिंक हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं रीडेवलपमेंट के रिगार्डिंग। आपको भी अगर ऐसे ही कोई सवाल रीडेवलपमेंट के लिए सता रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम राजेश जी से पूछ के ज़रूर उसको कमेंट में आपका आंसर देंगे। ऐसे ही और डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए फॉलो कीजिए अनडिज़ाइन को।